हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो सीरीज से बात कर रहे हैं वो बात करेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। आपको पता है यूजीसी ने दिसंबर 2023 के फॉर्म आ चुके हैं। एग्जाम 6 दिसंबर से 21 दिसंबर तक है, शायद 21 से 22 दिसंबर तक है। तो आज की नई सीरीज में हम जो बात करने जाएंगे वो बात करेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से। इस वाले चैप्टर से पिछले पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो उसकी मूल प्रवृत्ति पूछी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जनक कौन है। तो सबसे पहले आपको बड़ा तल्लीनता के साथ बता देना कि इसके जो जनक है वो कौन है, सिगमंड फ्राइड है। इसके जनक कौन है, सिगमंड फ्राइड। देखो इसका एक और नाम होता है मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत, अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि मनोलैंगिक सिद्धांत के जनक कौन है, तब भी आप बता देना सिगमंड फ्राइड है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, तब भी आप बता दे सकते हैं सिगमंड फ्राइड। लेकिन यहां पर इसको इंग्लिश में अगर आपसे पूछता है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपको बता देना साइको एनालिटिक थ्योरी। क्या बोलना है, साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसके जनक कौन है, सिगमंड फ्राइड। क्लियर बात है। अब यहां पर एक बात आपकी समझ में ये वाली बात है कि सिगमंड जो फ्राइड था, उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। अब इसमें उन्होंने सिगमंड फ्राइड के जन्म की थोड़ी बात कर लेते हैं कि सिगमंड फ्राइड का जन्म कब हुआ, तो बात कर लेते हैं। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो 6 मई 1856 को हुआ, और अगर मृत्यु की बात करते तो 1939 को हुआ। अब इनका जन्म अगर बात करें तो आपको बता देना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 6 मई 1856 को, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1939 में थी। क्लियर हुआ था, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन देखो समझने वाली बात यहां पर एक ये होगी कि जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इस वाले सिद्धांत ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में, समझना, मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न कर दी, क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न कर दिया। जिसमें उन्होंने, समझना, व्यक्ति के चेतन व अचेतन मन में होने वाली गतिशीलता का अध्ययन किया। समझना, गतिशीलता का अध्ययन किया। देखो जब सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी, मनोलैंगिक का सिद्धांत दिया था या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, उन्होंने व्यक्ति के चेतन और अचेतन मन में जो गतिशीलता होती है, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि अचेतन मन पर कार्य करने वाला कौन सा साइकोलॉजिस्ट है, तो आप सिगमंड फ्राइड बता सकते हैं। यानी व्यक्ति के चेतन और अचेतन मन में जो गतिशीलता हो रही है उनका अध्ययन करने के लिए साइको एनालिटिक थ्योरी को लाया गया सिगमंड फ्राइड के द्वारा। क्लियर बात है। और जब ये साइको एनालिटिक थ्योरी आया था, उन्होंने व्यक्ति के सपने, सेक्सुअलिटी, काम वासना, कामुकता, इस पर सबसे ज्यादा कार्य किया। इसी की तर्ज पर इसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न कर दी। क्लियर बात है। देखो समझने वाली बात क्या है, सबसे बड़ी बात आपको यहां पर यह बतानी होगी कि सिगमंड फ्राइड ने जो बताया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसकी अवस्थाएं बताई थी। समझना, अब इसकी अवस्थाएं आपसे पूछेगा तो अवस्थाएं कितनी है ये आपको बतानी है, क्योंकि पूछेगा जरूर। तो अवस्थाएं आपको कितनी बतानी है, 5 बतानी है। कितनी बतानी है, 5 इसकी अवस्थाएं बतानी है। समझना, क्लियर बात है। अब 5 अवस्था कौन कौन सी, इनको थोड़ा समझते हैं। देखो
पहली इन्होंने बताई थी मुखावस्था, दूसरी जो इन्होंने बताई थी वो बताई थी गुदावस्था, ठीक है। तीसरी जो इन्होंने बताई थी वो बताई थी लिंग प्रधान अवस्था। समझना, उसके बाद इन्होंने बताई थी अव्यक्तावस्था, अवस्था। उसके बाद इन्होंने बताई थी जननेन्द्रिय अवस्था। ये इन्होंने 5 अवस्था बताई। थोड़ा इनके समय की बात कर लेते हैं और थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी अवस्था कौन कौन सी। देखो, अब इसका जो समय इन्होंने बताया था तो वो बताया था 0 से 1 वर्ष, इसका बताया था 1 से 2 वर्ष, इसका बताया था 2 से 5 वर्ष। समझना, 6 से 12 वर्ष, और इसका बताया था 12 से अधिक, 12 से अधिक। क्लियर होता है। अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि सिगमंड फ्रायड ने अपने साइको एनालिटिक थ्योरी में कितनी अवस्थाओं का अध्ययन किया, तो आप आराम से बता सकते हैं 5 अवस्थाओं का अध्ययन किया है। मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जननेन्द्रिय अवस्था। कभी कभी ये पूछ लेता है कि पहली अवस्था कौन सी, दूसरी अवस्था कौन सी, तीसरी अवस्था कौन सी, चौथी अवस्था कौन सी, 5वीं अवस्था कौन सी, क्रम से। क्लियर बात है। अब इसकी ट्रिक जो मैं ज्यादातर अपने बच्चों को बताता भी हूं कि इसको याद कैसे किया जा सकता है, यानी अवस्थाएं भाई याद कैसे करनी है। तो आपको समझना है कि इसको याद करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा समझेंगे। इसको याद करने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है, देखो समझना। तो आप इसको ट्रिक में याद कर सकते हैं। देखो एम, यहां तक दिखाई दे रहा है जी, तो एम ए एल ए जे, सॉरी ये यहां पर जी आएगा, यानी एम जी लाज, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जननेन्द्रिय अवस्था। ये आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब समझना, इन सारी की सारी बातों में जो काम कार्य हुआ है, ये सारी की सारी बातें जो डिफाइन की गई अवस्थाएं, वो किसकी डिफाइन की गई है, काम वासना के आधार पर। काम वासना जिसको सेक्सुअलिटी बोलते हैं, और जिसका एक और नाम जो रखा है सिगमंड फ्रायड ने, वो क्या नाम रखा है, लिबिडो। क्या नाम रखा है, लिबिडो। समझना, ये जितनी भी अवस्थाएं यहां पर कार्यरत हो रही है, इन सारी की सारी अवस्थाओं में सबसे ज्यादा जो काम की बात की है सिगमंड फ्रायड ने, वो काम वासना की है। अब एक बालक अपनी काम वासना सेक्सुअलिटी लिबिडो को संतुष्ट करने के लिए फ्रायड के अकॉर्डिंग इन अवस्थाओं से गुजरता है। मुखावस्था में जब वो अपने काम वासना की तृप्ति करता है, तो वो दांतों के द्वारा, जब वो माता का यानी दूध पीता है, दबाता है, और चूसना, निगलना और काटना, ये सारी की सारी बातें वो मुख के द्वारा अपनी इसकी तृप्ति यानी पूर्ति करता है। क्लियर बात है। अगर आपसे ये पूछे फ्रायड की किस अवस्था के द्वारा एक बालक चूसना, निगलना, दबाना, काटना, इन सब काम वासनाओं की तृप्ति करता है, तो आपको बता दें मुखावस्था। गुदावस्था क्या होती है कि इस अवस्था में एक बालक मुख के द्वारा न करके गुदा यानी मल और मूत्र, मल मूत्र को त्यागने में वो आनंद की उत्पत्ति करता है। कभी मल मूत्र को रोक लेता, कभी छोड़ देता, कभी रोक लेता। आपने देखा वो छोटा बच्चा कभी एक साइड से बिल्कुल पूरे मल मूत्र को त्याग देता, तो कभी धीरे धीरे करके वो उसे आनंद की अनुभूति होती है। वो कौन सी अवस्था कहलाता है, गुदावस्था। लिंग प्रधान अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था में इसको आपको यहां पर एक चीज ऐसे समझनी होगी, देखो समझना इस वाली अवस्था। आपने देखा होगा ये वाली जो अवस्था होती है लिंग प्रधान अवस्था के, फ्रायड ने 2 ग्रंथियां बताई थी। समझना, फ्रायड ने 2 ग्रंथियां बताई थी। एक बताई थी इलेक्ट्रा ग्रंथि, समझना इलेक्ट्रा ग्रंथि, और दूसरी बताई थी ओडिपस ग्रंथि।
यानी लिंग प्रधान अवस्था में क्या होता है कि एक लड़की जो होती है वो अपने पापा के प्रति ज्यादा आकर्षित होती है, और एक लड़का जो होता है वो अपनी माता से ज्यादा प्रेम करता है। यानी जब एक लड़की अपने पापा से ज्यादा प्रेम करती है तो उसे इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं। जो किस अवस्था के अंतर्गत आती है? लिंग प्रधान अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था के जब एक लड़का अपनी माता से ज्यादा प्रेम करता है तो किस अवस्था के अंतर्गत है? ओडिपस ग्रंथि के अंतर्गत है। अव्यक्त अवस्था क्या होती है? इसमें जो लिबिडो का स्थान होता है वो बिल्कुल अदृश्य हो जाता है, बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। वो सामूहिक खेलों में भाग लेके अपने उसका वो करता है। अगर आपसे पूछिए कि फ्रायड की किस अवस्था के अंतर्गत लिबिडो यानी कामुकता या सेक्सुअलिटी या काम वासना का जो स्थान है वो अदृश्य हो जाता है और सामूहिक खेलों में भाग लेकर वो इसकी पूर्ति करता है, तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? अव्यक्त अवस्था। जिसमें एक बालक विपरीत लिंग लड़के का माता के प्रति और लड़की का पिता के प्रति जो आकर्षित होता है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? लिंग प्रधान अवस्था। और जनेंद्रिय अवस्था में क्या होता है कि जिसमें एक बालक विपरीत लिंग की प्रति, लड़का लड़की की प्रति, लड़के लड़के की प्रति जो आकर्षित होकर अपनी इन काम वासनाओं की पूर्ति करती है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? जनेंद्रिय अवस्था कहलाती है। क्लियर बात? अगर आपसे ये पूछे अवस्था, मैं आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, थोड़ा इंफॉर्मेशन आपके काम की भी है। देखो, अगर आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन के नोट्स चाहिए 10 यूनिट्स के 40 चैप्टर, बिल्कुल डिटेल में चाहिए, एक एक पॉइंट को ध्यान में अपडेट सिलेबस के साथ चाहिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स की क्वेरी ले सकते हैं। नोट्स पसंद आए तो आप उनको खरीद सकते हैं। नोट्स बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान में रखें। आप ये सिगमंड फ्रायड को पढ़ रहे हैं, सिगमंड फ्रायड जो पूरा डिटेल में ये पूरा सब कुछ लिखा हुआ क्या है क्या नहीं। और पिछले पेपर में 19 जून वाले में आपने देखा होता है सिगमंड फ्रायड से एक क्वेश्चन पूछा गया, बताऊंगा कौन सा पूछा गया। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको नोट्स फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर एजुकेशन के चाहिए तो 72173777 और 533 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बात? अब उसके बाद हमने यहां तक आपको बता दिया फ्रायड की अवस्था ये वाली बात होती है। अब उसके बाद आता है फ्रायड ने क्या बताया था? फ्रायड ने अवस्थाएं बताई थी, फ्रायड ने मन बताया था। देखो, मन की अवस्था है समझना, अब मन की जो अवस्थाएं बताई है वो कितनी बताई है सिगमंड फ्रायड ने? तो आपको बताना 3 अवस्थाएं बताई है। कौन सी? चेतन अवस्था, समझना, दूसरी अर्ध चेतन अवस्था, और तीसरी अचेतन अवस्था। अब यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और पुटअप हो रहा होगा, जब ये 3 अवस्थाएं जो बताई इन्होंने तो किसको आधार बनाकर बताई है? तो यहां पर आपको बता देना है बर्फ के टुकड़े को आधार बनाकर। अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि सिगमंड फ्रायड ने जो मन की 3 अवस्था बताई, चेतन अवस्था, अर्धचेतन और चेतन, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इन 3 अवस्थाओं को उन्होंने जो बताया है तो वो किसको आधार बनाकर बताया? तो आपको बता दें बर्फ के टुकड़े को आधार बनाकर बताया। कैसे बताया? थोड़ा समझे इसको भी। देखो, समझना आपको, मान लीजिए ये एक बीकर ले लिया हमने, क्या ले लिया? ये बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर में ये पानी है, इस बीकर में ये क्या है? पानी है। समझना बहुत अच्छी तरीके से, आपके समझना है, ये पानी है। अब इस पानी में हमने एक टुकड़ा डाल दिया है। किसका डाल दिया? बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। ये देखना, ये बर्फ का टुकड़ा डाल दिया है। समझना,
अब ये बर्फ का टुकड़ा बीकर में पड़ा हुआ, समझना। अब मैं आपसे ये वाली बात बोलना चाह रहा हूं कि जो ये बिल्कुल पानी के अंदर है, ये कौन सी अवस्था है? तो आपको बता देना, अचेतन अवस्था है। कौन सी अवस्था है? अचेतन अवस्था है। और जो ये कभी पानी के ऊपर आ जाता है, कभी पानी के नीचे आ जाता है, ये कौन सी अवस्था है? तो आपको बता देना, अर्धचेतन अवस्था है। और जो बिल्कुल पानी के ऊपर है, ये कौन सी अवस्था है? तो आपको बता देना, चेतन अवस्था है। देखो, अब इन तीनों को समझना। चेतन अवस्था वो होती है जिसमें एक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव होता है। जो प्रेजेंट में मैं पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जो एक्टिव होता है वो शारीरिक, वो चेतन अवस्था कहलाती है। क्लियर बात है भाई? बिल्कुल पानी से ऊपर है। अर्धचेतन अवस्था क्या होती है? जिसमें शारीरिक रूप से निष्क्रिय और मानसिक रूप से सक्रिय होता है। मान लीजिए आपने रात को सपने देखे, सपने सुबह याद आ जाए, तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो वो हमारी अर्धचेतन। यानी जब पानी हिलता है तो कभी चेतन के विचार ऊपर आ जाते हैं तो कभी नीचे, यानी कभी हमें याद आ जाते हैं, कभी याद नहीं आते हैं, वो अर्धचेतन अवस्था कहलाती है। और जो बिल्कुल पानी के अंदर है, जिसका कोई सांस लेने का तरीका नहीं है, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? हमारी अचेतन अवस्था कहलाती है। दो तरीके से समझना। अगर वो आपसे ये पूछता है, सिगमंड फ्रायड ने मन कितने आधार पर बताया? तीन बताए, मस्तिष्क अवस्था, चेतन अवस्था, अर्धचेतन, अचेतन। किसको आधार बनाकर बताए? तो आपको बता देना, बर्फ के टुकड़े को। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। क्लियर बात है? अब उसके बाद आता है इसके उपागम। अब इसके उपागम कौन कौन से, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। फ्रायड के उपागम, हेडिंग डालेंगे उपागम। अब आपसे ये वाली बात पूछेगा कि इसके उपागम कितने हैं, तो आपको बता देना कितने उपागम है? तीन है। कितने उपागम है? तीन उपागम। देखो कौन कौन से? पहला है इड, यानी इदम। दूसरा है ईगो, यानी अहम। और तीसरा है सुपर ईगो, यानी परा अहम। ये इसके तीन उपागम है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन पुटअप होगा कि फ्रायड के उपागम जो है वो कौन कौन से? इदम, अहम, पराहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। क्लियर बात है? लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है वो कि जो फ्रायड के जो उपागम है उसमें कौन सा मनोजैविक ऊर्जा का स्रोत है, कौन सा आत्म स्व चेतना बुद्धि है, कौन सा सामाजिक और नैतिक प्रणाली है? तो समझना। देखो, जो इड वाला व्यक्ति होता है इसको हम मनोजैविक ऊर्जा बोलते हैं। मनो जैविक ऊर्जा का स्रोत। क्लियर बात है? इस वाले ईगो वाले को आत्मस्व चेतना बुद्धि मानते हैं। आत्मस्व और चेतना बुद्धि। और परा अहम वाले को हम सामाजिक और नैतिक प्राणी मानते हैं, प्लस नैतिक प्रणाली मानते हैं। तीन क्वेश्चन पुट होंगे। पूछेगा भी फ्रायड का कौन सा व्यक्ति मनोजैविक ऊर्जा का स्रोत है, फ्रायड का कौन सा व्यक्ति आत्मस्व चेतना बुद्धि माना जाता है, फ्रायड का कौन सा व्यक्ति पूर्ण रूप से सामाजिक और नैतिक प्राणी होता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताइए, सारा का सारा माना जाता है। इड वाले व्यक्ति को मनोजैविक ऊर्जा का स्रोत माना है, ईगो वाले व्यक्ति को आत्मस्व चेतना बुद्धि माना, और सुपर ईगो वाले व्यक्ति को सामाजिक और नैतिक प्राणी माना है। ये वाली बात ठीक है? क्लियर होता है? अब उससे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। ये पूरा डिटेल में मैंने नोट्स में आपको दे रखा, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। अब उसके बाद वो आपसे पूछेगा फ्रायड की मूल प्रवृत्ति, जो पिछले पेपर में पूछा गया, मूल प्रवृत्ति। तो आपको बताना है फ्रायड की मूल प्रवृत्ति कितनी है। तो आपको बता देना दो मूल प्रवृत्ति। कितनी मूल प्रवृत्ति है? दो मूल प्रवृत्ति है। पहली है जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये वाला क्वेश्चन आपको पिछले जो 19 जून का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया कि जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति किसने बताई है? सिगमंड फ्रायड ने। कितने प्रकार के? दो प्रकार के।
जीवन मूल प्रवृत्ति व्यक्ति को जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। बस वो ये कहता है कि बस एंजॉय कर लाइफ को, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, इससे कोई मतलब नहीं उसका। मृत्यु मूल प्रवृत्ति व्यक्ति को जीवन नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। ये वाली बात ठीक है। अब इनको और नाम से जाना जाता है। देखो, जीवन मूल प्रवृत्ति को हम एरोस और जिजीविसा के नाम से भी जानते हैं। मृत्यु मूल प्रवृत्ति को हम थैनेटाइस के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे ये पूछे जिजीविसा या एरोस जो मूल प्रवृत्ति है उसके जनक कौन है, सिगमुंड फ्रायड है। कौन सी मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है तो आप बता देना, जीवन मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे मृत्यु मूल प्रवृत्ति थैनेटाइस जो होती है वो क्या करती है, तो वो व्यक्ति को जीवन नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है, यानी आत्महत्या करना, क्रोध, घृणा, भय, सुसाइड करना, ये सारी की सारी बात है इसके अंतर्गत आती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्त फ्रायड की विधियां। अब विधियों की समझना। अब इन्होंने विधियां कितनी बताई हैं तो आप बता देना, इसकी विधियां कितनी बताई हैं, 2 विधियां बताई हैं। कितनी बताई हैं, 2। पहली कौन सी है, स्वप्न साचर विधि। और दूसरी जो है वो है मुक्त साचर विधि। दूसरी कौन सी है तो आपको बताना। मुक्त साचर विधि है। फ्रायड की विधियां कितनी तो आपको बताना, मुक्त साचर और स्वप्न साचर, 2 विधि कहलाती है। क्लियर बात है। मूल प्रवृत्ति की बात करें तो 2 आपको बतानी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो आता है वो आता है पाराप्रेक्सिस। क्या आता है, पाराप्रेक्सिस। ये क्या होता है, ये होता है भूलने की बीमारी। अगर वो आपसे पूछता कि पाराप्रेक्सिस के जनक कौन है तो आपको बता देना सिगमंड फ्रायड है, और ये संबंधित किससे होती है तो आपको बता देना भूलने की बीमारी। जो एक व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन भूल करता रहता है वो ये समझ लीजिए पाराप्रेक्सिस कहलाता है। और इसके जनक कौन माने जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देना है। इसके जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, सिगमंड फ्रायड। कौन माने जाते हैं तो आपको बता देना सिगमंड फ्रायड इसके जनक माने जाते हैं। यानी जब एक व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की भूल करता है उस वाली भूल को उन्होंने क्या नाम दिया है, पाराप्रेक्सिस नाम दिया। ये वाली बात है। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है फ्रायड की, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म जिसको उन्होंने क्या बोला, स्वमोह। क्या बोला, स्वमोह, यानी स्वयं से प्यार करना, स्वयं से लगाव या प्यार करना। स्वयं से लगाव या स्वयं से जो प्यार करना होता है वो क्या कहलाता है, स्वमोह या नार्सिसिज्म। यानी जब एक व्यक्ति शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था में होगा तो जब वो अपने आप को आईने में देखता है, छोटा बच्चा, तो वो अपने आप से प्रेम करने लगता है। इस वाली अवस्था को सिगमंड फ्रायड ने क्या नाम दिया, स्वमोह या नार्सिसिज्म। लेकिन ये वाली अवस्था जो स्वमोह नार्सिसिज्म में सबसे ज्यादा किशोर अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि किशोर अवस्था में एक व्यक्ति अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो दूसरों को अट्रैक्टिव लगने के लिए, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ये पूरा मैंने सिगमंड फ्रायड बता दिया। अभी इसकी रक्षात्मक युक्तियां हैं। अगर आप डिटेल में चाहते हैं, अगर आप इसको डिटेल में चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया 7217373533। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बार पूरा समझिए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को हम मनोलैंगिक सिद्धांत या साइको एनालिटिक थ्योरी बोलते हैं, जिसके जनक सिगमंड फ्रायड है, जिनका जन्म 6 मई 1856 को ऑस्ट्रिया में और मृत्यु 1939 में। इन्होंने व्यक्ति के चेतन और अचेतन मन, ये वाली बात तो आपको अच्छे से याद रखनी है, व्यक्ति के चेतन और अचेतन मन का अध्ययन किया। क्लियर बात है। उसके बाद मन की अवस्था में बता दिया 3 है, किसको आधार बनाकर, बर्फ के टुकड़े, ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अवस्था पूछिए 5 है इसकी, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान, अव्यक्त अवस्था, जनित अवस्था। ग्रंथियां पूछे 2 है, इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि। उपागम पूछे इड, ईगो, सुपर ईगो है।
नासजिन स्वयं स्वयं से लगा हुआ प्यार करना, मृत्यु मूल प्रवृत्ति और जीवन मूल प्रवृत्ति, इसकी दो मूल प्रवृत्ति जो पिछले पेपर में पूछी गई है। विद्या इसकी दो है। ये है दोस्तों यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको समझाती। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।